सो हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस साइड और विजय है। 20 मिनट की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टर्म 2 के अंदर पहला चैप्टर जो है चैप्टर 9 आ रहा है, किंग्स एंड क्रॉनिकल। लिखा 20 मिनट है दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं बहुत बड़ा चैप्टर है। 25 से 30 मिनट लगेगा हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। टर्म 2 के अकॉर्डिंग क्लास 12 की हिस्ट्री में चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह से क्वेश्चन आते हैं। इतना बड़ा चैप्टर है, क्या क्या पढ़े, कितना एनालाइज करें। 30 मिनट की सीरीज, वैसे तो 20 मिनट लिखा हुआ है मैंने, लेकिन कोशिश करूंगा खत्म करने की। मेन कॉन्सेप्ट को समझना, क्या क्या बताने की कोशिश करी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में मेन बात बताई गई है कि पूरी तरीके से जो मुगल किंग होते थे ना, वो अपने हिस्टोरियंस को पैसा दिया करते थे ताकि अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कुछ उन्होंने करा ना उसको लिखा जा सके। आज का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं, आज से हजारों साल पहले लिखा गया था, जब भी आप पढ़ पा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं पढ़ पाते। तो अकबर नामा, जहांगीर नामा, शाहजहां नामा, आलमगिरी नामा, बादशाह नामा, बहुत सारी चीजें थी जो लिखी गई थी। सो दैट इज वाई हमें इतना पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी गई है। सारी की सारी चीजें किसमें लिखी गई? क्रॉनिकल ऑर्डर में। और अगर क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी गई है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई काल क्रम अनुसार लिखा जाए तो क्रॉनिकल ऑर्डर है, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब मेन बात ये थी कि सारी चीजें क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखी गई है। बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबके बारे में लिखा गया। दैट इज वाई आप आज की डेट में नहीं समझ पा रहे हो, ये क्रॉनिकल ऑर्डर है। अब कुछ कहानियां हैं जो आपको पढ़नी है, समझनी है। ऐसा ये बोला जाता है कि जो बाबर था ना, बाबर, वो अपने आप को चंगेज खान की औलाद ना बोलते हुए तैमूर की औलाद बोला करता था, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी मदर थी वो चंगेज खान से बिलोंग करती थी, डायनेस्टी से, और वो उनकी जो फादर थे वो कहीं ना कहीं तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसलिए अपने आप को तैमूरिस्ट बोलते थे, क्योंकि 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही मुगल शब्द का इस्तेमाल हुआ था और यूरोपियंस लोगों ने तैमूर के परिवारों की शाखा बनाई, किस तरीके से कौन कब आया, कौन कब आया, कौन कब आया। तो इनको कहीं ना कहीं लगता था कि बाबर, जिन्होंने इतने टाइम पीरियड तक भारत पर राज किया, वो अपने आप को चंगेज खान की औलाद ना बोलते हुए तैमूर के खानदान की क्यों बोलते थे। वो एक उसके ऊपर थ्योरी है बहुत तगड़ी। छोटा सा आंसर बस इतना समझ लेना कि चंगेज खान काफ़ी मारता था, लोगों को काट देता था, बहुत इलाकों पे उसका बहुत ज़्यादा वो था, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग उसे क्रूर समझते थे। दैट इज़ वाई, इसलिए लोग नहीं मानते थे। लेकिन अभी हमें पता ये है कि मंगोल खान इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी जो स्मृति थी वो मैसाकेर से रिलेटेड थी, बस और कुछ नहीं है। अब मेन बात ये है कि मंगोल शब्द से एक मोगली शब्द निकला। ऑफ कोर्स आप सभी लोगों ने मोगली के बारे में समझा होगा, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ सकता है कि जंगल बुक जो है उससे इंस्पायर होकर मोगली किस व्यक्ति ने लिखी, ये पेपर में आने के चांस हो सकते हैं। अब मेन बात आता है ज़ैनुद्दीन बाबर, जो ऑफ कोर्स मुगल डायनेस्टी का संस्थापक था। उसकी मातृभूमि उज्बेकिस्तान की, उसके फादर ने उसको एग्जाइल कर दिया और फाइनली वो बैटल लड़ता लड़ता काबुल में बस गया, अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में आज भी उसकी कब्र है। हारा तो वो कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, मरा इन द सेंस तो इंडिया के अंदर था, लेकिन बाद में जब उनको दफनाया गया था तो फाइनली इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा ये है कि आगरा की कब्र से निकाल के उनको उज्बेकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर उनको रखा गया, क्योंकि काबुल में उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा था 1526 के अंदर, ठीक है। बाद में वो इंडियन की टेरिटरी को ढूंढते ढूंढते, रिसोर्सेज को ढूंढते ढूंढते भारत के अंदर आ गए थे और फिर लंबे समय से फिर इनका इतिहास चलने लग गया। अब मेन बात आपको स्टोरी ये समझनी कि 1526 से लेकर 1530 तक उनकी 4 बैटल उनकी लाइफ में बहुत फेमस थी और चारों बैटल के अंदर वो विजयी हुए। सबसे पहली बैटल जो आपको समझनी है, बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोदी के साथ होती है और यही आपके पेपर में आने के चांस है। तो बाकी जो चीजें हैं वो तो आप जब आफ्टर क्लास 12 के यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करोगे तो जब आप बाकी पढ़ लेना। बैटल ऑफ प्लासी में मेन बात यह है कि इब्राहिम लोदी के साथ इसकी लड़ाई होती है आगरा में, और आगरा में जब लड़ाई होती है तो ऑफ कोर्स इब्राहिम लोदी हार जाता है और बैटल ऑफ प्लासी में बाबर जीतता है। तो ऑफ कोर्स वो आपको पता है कि 1526 से लेकर 1530 तक पावर में रहता है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और फाइनली हुमायूं आता है। हुमायूं को कार्यकाल 1530 से लेकर 40, 10 साल तक था। हुमायूं को भी काफी कठिनाइयां हो रही थी, छोटा बच्चा था, बाबर का भाई भी था। बाबर का भाई जो था वो सत्ता में आना चाहता था, लेकिन कैसे न कैसे करके हुमायूं सत्ता में आया। 1930 से लेकर 40 तक उसने काफी कुछ बदलाव देखे अपने साम्राज्य के अंदर, लेकिन लास्ट 40 में उसको एक बंदा मिलता है, शेरशाह सूरी, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिक्कत देने वाला। बैटल ऑफ चौरसा 26 जून 1939 के अंदर आप देख सकते हो, प्रेजेंट टाइम बक्सर के अंदर ये सिचुएटेड है। मुगल एम्पायर और सूर डायनेस्टी के बीच में आपस लड़ाई होती है और शेरशाह सूरी मुगल एम्पायर के राजा हुमायूं को मार देते हैं, मारना इन द सेंस हरा देते हैं, और सूर डायनेस्टी पूरी तरीके से इंडिया के अंदर तख्ता पलट कर देती है और काफी लंबे समय तक, 15 साल तक राज करती है।
बंदा भाग जाता है कहाँ पे, सफावियों के पास। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर चल रही थी शेरशाह सूरी की, और उसने बंदे ने सफावियों के साथ अपना गठबंधन बना दिया, मतलब भारत से भाग गया था। तो ऐसा ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड उसने बांग्लादेश से लेके, अब बांग्लादेश का सॉरी वेस्ट बंगाल से लेके लास्ट क्या कहते हैं आपके अफगानिस्तान तक एक रोड बनाया था, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रेट ट्रंक रोड। आज भी है ये, सोचिए। और वो ऐसे कहते हैं कि वो आपके अशोक के टाइम पीरियड से था, लेकिन आज भी सिचुएटेड है। तो इस बंदे ने बनाया था, मतलब शेरशाह सूरी जब सत्ता में आया तो उसने एक काम नहीं करे, बहुत सारे काम करे थे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कम इन योर एग्जाम, बहुत रेयर चांस हो सकते हैं कि आपसे पूछेंगे कि ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनाया, 1 मार्क से पूछने तो अलग चीज है। लेकिन अब हाल फिलहाल क्या होता है, हाल फिलहाल ये होता है कि 1556 के अंदर बंदा वापस आता है, हुमायूं वापस आता है, और उसके साथ आता है बैरम खान। बैरम खान कौन था? बैरम खान वही था जो सफावियों का सेनापति था, और बैरम खान अपनी सेना लेके पहुंचता है इंडिया में, और इंडिया में बैरम खान और हुमायूं के पास तोपें थी। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे शेरशाह सूरी की सत्ता कमजोर पड़ती चली गई, तो फाइनली बैटल ऑफ कौन से होती है, सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर 22 जून 1955 में बैटल ऑफ सरहिंद में फाइनली मुगलों की जीत होती है, और हुमायूं दोबारा सत्ता में आता है। लेकिन बेचारा 1 साल ही जिंदा रहता है, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद आता है अकबर द ग्रेट। अकबर, जिसको महान शासकों में से गिना जाता है, उसकी सत्ता आती है, और अकबर जब सत्ता पे आता है तो वो लेके आता है बहुत सारे बदलाव। 1656 से लेके 1606 तक अकबर का टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड बोला जाता है मुगलों का, जिसमें बहुत सारे बदलाव हुए। बहुत सारे बदलावों में अकबर ने पूरी तरीके से अपने, अब क्योंकि वो भी छोटा था, हुमायूं उसके फादर को लग रहा था कि शायद से मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि बैरम खान ने ही उसे बैटल जिताई थी, और हुमायूं को भी सेम ऐसा लगता था। लेकिन हुमायूं ने बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में प्रूफ कर दिया था अपने आप को कि मैं कुछ हूं। लेकिन हुआ यह था कि बैरम खान उसका कांटा था, दैट इज उसने एक जर्नी के अंदर 1561 के अंदर मरवा दिया बैरम खान को, और इस तरीके से अकबर जो था पूरी तरीके से सत्ता में आ गया। सत्ता जब स्ट्रांग हुई अकबर की, तो अकबर ने बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज करा, जिसमें से नंबर 1 अगर आपको याद रखना तो जजिया टैक्स आप याद रखिएगा। उसने बहुत सारे बदलाव करे, बहुत सारे डेवलपमेंट करे, सिस्टम को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, स्टोरीज को लेके, इकोनॉमिक को लेके बहुत सारे बदलाव करे। इवन अब अकबर के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है, लास्ट में आपको पता है कौन आता है ना। तो ये था मेन बात, ये थी कि मुगल के इंपीरियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 16th से 17th सेंचुरी के अंदर इनका इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन बहुत सारा आया, और मुगल एम्पायर के बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंस और रिलेशनशिप बिल्ड होने चालू हो गए। मेन बात हमें यही समझना है कि मुगल एम्पायर पूरी तरीके से मिलिट्री पावर में बेस्ड था, और एक्सपेंशन करे जा रहा था। औरंगजेब ऑफकोर्स सत्ता में आता है, सबसे लास्ट और सबसे क्रूअल माना जाता है। 1707 के अंदर ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे जब ये मर गया तो इसकी डायनेस्टी और इसका एम्पायर खत्म होने लग गया था, मुगल एम्पायर का, क्योंकि लास्ट में बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे टर्चटाउन की बैटल में हार गए थे, और ऑफकोर्स इनको उठा के भेज दिया गया था म्यांमार, बर्मा के जेल में। लेकिन हमें ये जानना है कि जो मुगल एम्पायर का क्रॉनिकल पीरियड है ना, उसको स्टडी करने के लिए हमें सारी चीजें पढ़नी होती है, क्योंकि क्रॉनिकली हमें बताता है कि पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी द मुगल एम्पायर अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स हमें ये समझना है कि इंपॉर्टेंट सोर्स के अंदर ही किस तरीके से जो मुगल एम्पायर था वो अपने इलाके में हर किसी को एक अम्ब्रेला की तरह रखने की कोशिश करता था, और पूरी तरीके से वो चाहता था कि उसका साम्राज्य प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े। इसीलिए मुगल एम्पायर को स्टडी करने के लिए हम अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा पढ़ना जरूरी है, साथ में बादशाहनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, ये सारी चीजें, क्योंकि यही बताती है कि इनके साम्राज्य को किस तरीके से चलाया जा रहा था और किस तरीके से चीजें हो रही थी। और यहाँ पे हमें मेन समझना ये है कि लिखते समय कौन सी राइटिंग, कौन से लिटरेचर, कौन से क्रॉनिकल का इस्तेमाल हुआ था। तो क्योंकि बाबर जो था वो क्या कहते हैं आपके चिरगाई वंश से उनके माता थी, तो ऑफकोर्स उनको टर्की लैंग्वेज आती थी। तो बाबर जो था उसने अपने सारा बाबरनामा या जो भी था वो सब किस में लिखा, टर्किश में लिखा। लेकिन मेन बात था कि जब आपका अकबर आ गया तो अकबर ने उस चीज को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करी। तो पर्शियन लैंग्वेज उसका अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज था, और बाबर का जो था वो आपका क्या कहते हैं टर्किश लैंग्वेज था। अब मेन बात ये हुई कि जब अकबर का टाइम पीरियड आया तो अकबर ने सारी चीजें
पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाई। इवन भारत में रामायण, महाभारत, ऐसे जितने महान ग्रंथ थे उन सभी को पर्शिया में कन्वर्ट करवाया। तो कहने का मतलब जानबूझ के इस भाषा को इंपॉर्टेंट भाषा बनाया गया और फिर पांडुलिपियां तैयार करवाई गई। पांडुलिपियां से मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई और मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए बहुत बड़ा चीज होता है, हैंड राइटिंग होती है, ऑफ कोर्स उसमें पिक्चर का यूज करा जाता है, किताब खाना अलग से बनाया गया ताकि इन पांडुलिपियों को आराम से तैयार कराया जाए। पेपर का लिखने का, कैलीग्राफी का, उसको ग्लिटरिंग करने का, उसके टेक्स्ट्स को अच्छे तरीके से बनाने का, बुक को बांधने का, सबका अपना काम था। लेकिन मुगल के अंदर सबसे अच्छी फेवरेट और अकबर की सबसे अच्छी हैंड राइटिंग नस्तकलिक लिपि को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। जो नस्तकलिक लिपि थी, ये लिपि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती थी और आपको इसके ऊपर फोकस जरूर करना है, पेपर में जरूर आता है। तो यूज ऑफ कैलीग्राफी का मेन फोकस ही है। अब ऑफ कोर्स उस समय पेन तो होता नहीं था, तो उस समय ऐसे पेनों का इस्तेमाल करा जाता था, इसे हम कॉलम कहते हैं, कॉलम, ठीक है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, ऑफ कोर्स जो भी बाबर, हुमायूं या अकबर की जितनी भी किताबें थी उनमें चित्र होते थे, तो ये चित्र पांडुलिपियों के अंदर ऐड करे गए ताकि जो लिखने वाली कला है वो और अच्छी लग सके, टेक्स्ट और अच्छा लग सके। दैट इज वाई जो अबुल फजल था उसने इन चित्रों को मैजिकल आर्ट का नाम दिया और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि मैजिकल आर्ट क्या है, ये बताने की कोशिश करिए। अब मैजिकल आर्ट क्योंकि ये लोग मुगल थे, मुसलमान थे और मुसलमानों के अंदर आर्ट चित्र बनाना अच्छा नहीं माना जाता था शरिया कानून के अकॉर्डिंग, ये हमें पहले से ही पता है। और यहाँ पे फिर भी ये लोग बनाया करते थे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जब मुगल एम्पायर भारत के अंदर जुड़ा तो मुगल एम्पायर भारत में जुड़ने के बाद सूफिज्म से कनेक्ट होने लग गया और सूफिज्म में कनेक्ट होने की वजह से इन लोगों ने जो बड़े बड़े पेंटर, राइटर, कवि, डांस करने वाले लोग, उनको प्रोटेक्ट करा इन लोगों ने, हुमायूं ने या अकबर ने या इन लोगों ने, क्योंकि वो शरिया कानून को मानते तो थे लेकिन शरिया कानून को ऐसा लगता था उन लोगों के ऊपर कंट्रोल बना रहा है। दैट इज लाइक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ये जब क्या कहते हैं हुमायूं आपके यहाँ गया, कहाँ पे गया, सफावियों के पास गया, तो बहुत सारे क्या कहते हैं पेंटर को अपने कार्यकाल में अपनी डायनेस्टी में लेके आया था और प्रोटेक्शन के साथ लेके आया था। और अकबर ने तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि अकबरनामा और बाबरनामा अपने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाए थे, तो इसमें चित्र बनवाए थे उसने, तो ऑफ कोर्स वो चाहता था कि सारी चीज अच्छी तरीके से बने। और अबुल फजल पहला व्यक्ति था जो अकबर की सारी बातों को अच्छी तरीके से कंटेन करके आईने अकबरी में दिखाने की कोशिश करता था। तो अकबर का सबसे चहेता, मैं कह सकता हूँ, लिखने वाला बंदा जो था वो अबुल फजल था। और शरिया कानून के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव जो उलमा कम्युनिटी के लोग होते थे वो अकबर की इन बातों से बिल्कुल बुरा मानते थे कि वो चित्रों का इस्तेमाल क्यों करता है। लेकिन आईने अकबरी के अंदर पूरी तरीके से इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी गई है कि मुगलों का जो कार्यकाल है वो कभी भी इस पे फोकस नहीं करता था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए अकबरनामा की 3 वॉल्यूम है। फर्स्ट पुस्तक जो है अकबर के एंसेंटर्स के बारे में है, दूसरी पुस्तक जो है अकबर के कार्यकाल के बारे में है, तीसरी पुस्तक जो है आईने अकबरी वो अकबर की आर्मी, हाउस होल्ड, रेवेन्यू और ज्योग्राफी उसके एम्पायर की, ये पूरी की पूरी है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और जो तीसरी बुक है ना उसके भी अलग अलग पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, मंजिल आबादी, शिपा आबादी, मुगल आबादी और उसके बाद सोशल कंडीशन, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आईने अकबरी बुक जो तीसरी वॉल्यूम है अकबर के कार्यकाल के बारे में। इसके ऊपर इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन बहुत रेयर चांस है कि आपको इतना डीपली पूछ लिया जाए। पूछ लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लिखा इसको अबुल फजल ने था लेकिन अबुल फजल कंप्लीट नहीं कर पाया इसे, क्योंकि जो उनके सलीम बेटे थे अकबर के उनसे इनकी हत्या करवा दी गई थी। और हत्या किसने करी थी? बीर सिंह बुंदेले ने इनकी हत्या कर दी थी क्योंकि वो अबुल फजल को पसंद नहीं करते थे। बाद में ऑफकोर्स बादशाहनामा लिखी गई। बादशाहनामा को शाहजहांनामा ही बोला जाता है और बादशाहनामा, पाशाहनामा, शाहजहांनामा बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है और उनको भी अलग अलग वॉल्यूम्स में बनाने की कोशिश करी गई। तो ये चीज़ ज़रूरी था। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन बुकों को बाद में ट्रांसलेट करवाया दूसरी लैंग्वेजेस में ताकि आज का इतिहास हम पढ़ सके। तो ऑफकोर्स हेनरी बेवरिज ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अकबरनामा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अब मेन बात ये बोला जाता था कि जो जितना भी मुगल एम्पायर था वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, उसका पीछे एक कारण बोला यह जाता था कि शुरुआती समय से जो उनकी मदर थी उनके ऊपर भगवान की एक छाया थी। देखिए ये लोग अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव करते थे भगवान की तरह। अगर आप इनके पीछे एक ऐसा होलो देख लो तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि इन पे भगवान की छत्र छाया पहले से ही है। और दैट इज जैसे कि बाहर की पेंटर्स में होती है ना, ये देखो जीसस के यहाँ पे, उनके मदर के यहाँ पे, तो सेम इन लोगों ने यही कॉपी करी और ये चीज़ इतिहास में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी थी किसी बंदे ने, उनका नाम जो है आप ये देख सकते हैं, क्या नाम है इनका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है,
लेकिन पुस्तक में आपकी बुक में ज़रूर दे रखा है इसके बारे में, किस तरीके से वो उनकी मदर कोख में थी, उनके बेटा था, फिर उन पर सूरज का प्रकाश पड़ा। दैट इज़ ए होलो टाइप ये अपने ऊपर लगाते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बताते हैं। इनके कार्यकाल के अंदर अकबर ने एक बात रखी थी, सुलह कुल। सुलह कुल में सभी धर्मों को समानता दी जाती थी, जैसे कि अशोक के टाइम पीरियड में धम्मा बनाया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको भी अपने धर्म को मानने की पावर होनी चाहिए, और इवन जो मुसलमान थे उनको इसने जिम्मी एक सिस्टम बनाया था जिसमें उनको प्रोटेक्शन मिल सके। वो एक अच्छी बात थी। अकबर ने पूरी तरीके से जजिया टैक्स को भी खत्म करा था, तो सुलह कुल का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। सुलह कुल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांस है। इवन यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल है किस तरीके से औरंगजेब ने भी चर्च बनाने का, मंदिर बनाने का एक सिस्टम दिया था। अब मेन बात ये है कि पूरी तरीके से ये आगे चलते हैं, ये वाली चीज़ें। हाँ, ये उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी। राजधानियों में आगरा 1560, फतेहपुर सीकरी 1570, लाहौर 1585 और शाहजहांनामा यानी कि दिल्ली 1648। अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग बने थे। फतेहपुर सीकरी औरंगजेब के टाइम पीरियड पे और अकबर के टाइम पीरियड पे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स उनको बहुत अच्छा मानते थे, किनको सलीम जो कब्र है गरीब नवाज की, उनको बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, इसलिए फतेहपुर सीकरी उन्होंने शिफ्ट करवा दी। उसके बाद फतेहपुर सीकरी के बाद जब वो गुजरात में वॉर जीतते हैं तो बुलंद दरवाजा बनवाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर शिफ्ट करी गई थी, लाहौर शिफ्ट करी गई थी कैपिटल, ठीक है, तो वो शाहजहां के द्वारा शिफ्ट करी गई थी। उसके बाद शाहजहां ने अपनी कैपिटल फिर दोबारा दिल्ली शिफ्ट कर दी। दिल्ली का डिजाइन उसकी बेटी के द्वारा बनाया गया, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। मुगल कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट था, मुगल कोर्ट में अकबर के पास या राजा के पास जो जितना पास में बैठता था वो इतना इंपॉर्टेंट माना जाता था, और अकबर के सामने अगर कोई भी बंदा जाता था तो उसको पूजने के लिए, उसको सलाम ठोकने के लिए भी इन्होंने सिस्टम बनाया था। सिजदा, खुरनिश, 4 तिस्मिल, जमीन पोश, ये भी एक अलग अलग सिस्टम था। इसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि किसको क्या क्या कहा जाता है। ये फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन है, अभिवादन करने का तरीका, ठीक है, तो ये एक तरीका है। अब यहाँ पे क्या होता था कि जो मुगल एम्पायर के अंदर जो राजा हुआ करते थे उनका दिनचर्या बहुत अलग सा होता था, इसलिए इन लोगों ने एक झरोका दर्शन बनाया था, ठीक है। अभी झरोका दर्शन क्या है उसके बारे में आपको स्टडी करना जरूरी है। झरोका दर्शन है क्या। अब मेन बात ये भी है कि जब राजा लोगों से मिलता था तो दीवाने आम, दीवाने खास बनाया जाता था। आम लोगों के लिए ऑडियंस हॉल, दीवाने खास खास लोगों के लिए होता था, तो वो ज़रूरी है हमारे लिए, जहाँ पे ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें किया करते थे। अब उसके बाद ऐसा कहा जाता था कि ये लोग अपने साम्राज्य के अंदर सिर्फ अपने ही त्यौहार नहीं मनाते थे, दूसरे त्यौहार भी मनाने की पूरी कोशिश किया करते थे। जिसका एक एग्जाम्पल था कि दारा शिकोह की जब शादी हुई थी तो किस तरीके से उन्होंने पूरा 32 लाख रुपया उस टाइम पीरियड पे लगा दिया, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, ऑफ कोर्स मुगलों के टाइम पीरियड पे युद्ध जीतने के बाद हर किसी को टाइटल दिया जाता था। टाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट मिर्जा करके कुछ उसका टाइटल था, आई थिंक वो टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। तो असफ खान जो था वो एक हाईएस्ट मिनिस्टर पोस्ट थी, जो ये देखता था कि हर किसी को कौन सी पोस्ट मिल रही है और कौन सी पोस्ट नहीं मिल रही है। पोस्टों को खरीदा और बेचा भी जाता था, ऐसा ये कहा जाता है। तो जैसे कि जसवंत सिंह, जय सिंह, ये टाइटल मिर्जा राजे की टाइटल इनको मिली थी, ऐसा बोला जाता है। और टाइटल को खरीदा भी जाता था, नाम को बदलने के लिए भी औरंगजेब के लोग जो थे पैसा लिया करते थे, ऐसा देखने को मिला है। दूसरा, गिफ्ट के रूप में अगर आप जो भी राजा है उसकी कोई भी चीज़ अगर ले लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। तो इसका जीता जागता एग्जांपल थॉमस रे के टाइम पीरियड में था कि अगर आपको राजा के सामने आना है तो आपको कुछ पेशकश करनी पड़ेगी। थॉमस रे ने एक अंगूठी पेशकश करी थी, लेकिन वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो ये एक स्टोरी बता रखी है बस। रॉयल हाउस होल्ड के अंदर हरम है, हरम जो ऑफकोर्स उनकी तीसरी पुस्तक जो थी उसमें बताने की कोशिश करते हैं। हरम जो उनकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती है। हरम में एक अच्छी बात ये बताई गई थी कि उनकी वाइफ के बारे में डिस्कशन करा गया था कि मेन वाइफ रॉयल फैमिली से होती थी, अगाचा जो होती थी वो अलग होती थी, अघा अलग होती थी, तो इन सबको पेंशन मिला करती थी। दैट इज़ वाई कहीं कहीं किताबें बता रखा है कि 3000 वाइफ हैं। आई डोंट थिंक दैट ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता था। दूसरा, मुगल प्रिंसेस में बता रखा है कि ऐसा नहीं था कि वहाँ पे जो वुमेन्स होती थी उनका रोल नहीं होता था। तो वुमेन का रोल जो था अच्छी तरीके से मुगल एम्पायर में दिखाने की कोशिश करी गई है। मुगलों का रोल, मुगल के रोल में वुमेन्स का रोल, नूर जहान आरा का, रोशन आरा का, सबका अपना रोल था। सभी लोगों ने, किसी ने पूरी तरीके से दिल्ली बसाई, उसका मैप दिया, किसी ने साहित्य के ऊपर काम करा, जैसे हम गुलबदन बेगम बोलते हैं, हुमायूं नामा को रिकॉर्ड करवाने के लिए, लिखने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ये अच्छी बात है।
दूसरा मेन बात ये था कि ऐसा नहीं था कि इनका जो मुगलों का रिलेशन दूसरे लोगों के साथ नहीं था, दूसरे लोगों के साथ ईरान, राजपूत, इंडियन मुस्लिम, मराठा, इन सभी के साथ हमने देखा था रिलेशन। और ये रिलेशन में जत और सवार करके कुछ कैटेगरी बनाया करते थे, जिसमें जिनके पास ज़्यादा सैनिक होते थे उनके साथ ही अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर लिया करते थे। और दूसरा ऑफकोर्स इन सब की अपॉइंटमेंट, अगर आपको मुगलों के टाइम पीरियड में अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी पोस्ट पे जाना, तो आप उन्हें एप्लीकेशंस लिख सकते थे। ऐसा कुछ इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। और पोस्ट, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकल जज, मिनिस्टर जनरल, ये सारी पोस्ट हुआ करती थी जो सारे काम देती थी अदालत की कार्यवाहियों को, सारी चीज़ों को। अब मेन बात यह है कि इनके टाइम पीरियड पे सारी इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंचाने के लिए अखबार, न्यूज़ ऐसी चीज़ हुआ करती थी जो उस टाइम पीरियड पे होती थी, जिसमें हमें क्या कहते हैं, दावा और एक और चीज़ हुआ करती थी, उसमें हमने स्टडी करा है। अच्छा, दूसरा ये था कि ये लोग अपने नाम के आगे हाई टाइटल इसलिए लगाते थे ताकि उस चीज़ को और हाई साउंडिंग टाइटल लगे। शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे बहुत सारे टाइटल जो थे वो दिखाने की कोशिश करते थे ये लोग। दूसरा ये था कि इनका दूसरे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा था, आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑल्सो भी, मतलब अपने राज्य से बाहर भी, जैसे सफावियों का ऑटोमन एम्पायर के साथ और क्रिश्चियनिटी के साथ। सफावियों का तो हमने एग्जांपल देखा था कि जब ये लोग वहाँ के इलाकों में क्या कहते हैं, मुगल जो हुमायूं था वो चला गया था, तो ऑफकोर्स वहाँ पे रिलेशन बिल्डअप करते, शादी कर ली थी हुमायूं ने। उसके बाद क्या कहते हैं, कांधार को लेके डिस्प्यूट हमेशा बना रहता था कि भाई वो इलाका किसका होना चाहिए, वो इलाका किसका नहीं होना चाहिए। तो एक बार वॉर भी हुआ था, तो वॉर होने के बाद वो प्लेस मुगलों ने जीत भी ली थी। ऑटोमन एम्पायर का रिलेशन उनसे ये था कि क्योंकि मदीना, वहाँ पे मक्का मदीना इंपॉर्टेंट प्लेस था, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि अकबर के टाइम पीरियड पे पैसा बहुत सारा वहाँ पे जाता था उसकी जगहों को बनाने के लिए। लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस चीज़ को बंद कर दिया क्योंकि रेवेन्यू प्रॉब्लम हो रही थी। और मुगल कोर्ट का जो ज्यूइस्ट लोग हैं उनसे भी रिलेशन देखने को मिला था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वो पुर्तगाल के आसपास आके बसे थे तो उन लोगों ने इस सोसाइटी से बातचीत करी, और इवन अकबर ने कहा था कि मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उन लोगों को बुलाया था और देखना चाहता था कि उनके धर्मों के अंदर क्या क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मेन बात ये था कि उनका साम्राज्य इतना अच्छा था, मतलब बादशाह को इतना अच्छा लगा अकबर को कि वो अपने बच्चों को ज्यूइस्ट लोगों से ट्यूशन भी पढ़वाया करता था, तो बहुत बड़ी बात है। अब क्वेश्चन जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है, और इतना ही इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको समझ लेना है कि मेन चीज़ें क्या क्या थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगी होगी। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी आपसे मिलेंगे जो आपको सीरीज बताएगा कि पूरे चैप्टर में कंटेंट क्या है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।